हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। आज हम जानेंगे जब भी हम सेफ्टी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ईजी क्वेश्चन देखेंगे, फिर डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में आगे जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं और उनके आंसर कैसे करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी, यानी सेफ्टी क्या है, सेफ्टी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप सेफ्टी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेफ्टी इज डिफाइंड एज द फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन विच कैन कॉज हार्म टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। यानी सेफ्टी का मतलब होता है उन कंडीशन से हमें फ्रीडम, आज़ादी, जो कि किसी पर्सन को हार्म कर सके, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सके और इन्वायरमेंट को डैमेज कर सके। तो ऐसे सभी कंडीशन से अगर फ्रीडम है तो उसे हम सेफ्टी बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज हजार्ड, यानी हजार्ड क्या है। सो हजार्ड इज एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी ऐसा कुछ भी जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता, उसे हजार्ड बोलते हैं। जैसे कि पुअर हाउसकीपिंग, ये जो कंडीशन है इसमें किसी को भी नुकसान हो सकता है, चोट लग सकता है, तो एक हजार्ड है। शार्प एज, ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंजरी, इंजरी क्या है, इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंजरी द हार्म कॉज बाय एक्सीडेंट और इंजरी द हार्मफुल कंडीशन सस्टेन बाय द बॉडी। यानी जो एक्सीडेंट से जो हमें हार्म होता है, जो हमें नुकसान पहुंचता है, जो हमें चोट लगता है, उसे हम इंजरी बोलते हैं, जैसे कि कट या फ्रैक्चर। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना क्या है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट इन डैमेज टू प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट एंड इवन डेथ टू ए पर्सन। यानी एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है या कोई भी पर्सन की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए नियर मिस, नियर मिस क्या है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नियर मिस इज एन अनप्लान्ड इवेंट विच हैड पोटेंशियल टू कॉज हार्म। यानी नियर मिस एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, हैड पोटेंशियल यानी क्षमता थी। जैसे एग्जांपल में फॉल ऑफ हैमर विदाउट हिटिंग, यानी कोई भी अगर हैमर गिरता है बिना किसी को हिट किए तो ये एक नियर मिस है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्क, यानी रिस्क क्या है, तो आप रिस्क को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म बाय अ हजार्ड। यानी किसी हजार्ड से जो चोट लगने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उसे रिस्क बोलते हैं। रिस्क को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 5 Ps ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यानी 5 Ps क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आप इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, 5 Ps इज ए सेफ्टी प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट वर्क प्लेस इंजरीज एंड एक्सीडेंट। यानी 5 Ps एक सेफ्टी प्रोग्राम है जिससे कि वर्क प्लेस इंजरीज और इंसिडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें 5 टर्म्स है। सबसे पहला एजुकेशन, जो भी आपके वर्कर्स उनको एजुकेट करना है ट्रेनिंग के माध्यम से। सेकेंड है इनकरेजमेंट, उसे मोटिवेट करना है अवार्ड के माध्यम से। थर्ड है इंजीनियरिंग, जो भी आपका इंजीनियरिंग प्रिकॉशन से, कंट्रोल से वो आपको अप्लाई करना है। फोर्थ है इन्फोर्समेंट, जो भी आपने लॉज बनाए हैं, जो भी आपने HSE प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। लास्ट है इवोल्यूशन, यानी जो भी आपका 5 Ps आपने सेफ्टी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया उसको आपको इवोल्यूएट करना है, आकलन करना है। हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल, हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल क्या है, ये एक सिस्टम है जिसका हम यूज़ करते हैं हजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है एलिमिनेशन, यानी जो भी हजार्ड उसे कम्प्लीटली रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन, यानी हजार्ड को मिनिमाइज़ करना, रिड्यूस करना। थर्ड है इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी जो भी इंजीनियरिंग प्रिकॉशंस मेजर्स है उसको अप्लाई करना है। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी काम करने के तरीके को चेंज करना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लागू करना, परमिट लागू करना, ये सब। लास्ट है PPEs, यानी PPEs यूज़ करना। नेक्स्ट है व्हाट इज 5S मेथड, यानी 5S मेथड क्या है, तो 5S एक मेथड है जिससे कि वर्क प्लेस को क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सॉर्ट, यानी जो भी हमारे पास टूल्स है, इक्विपमेंट्स है जो कि डैमेज है या यूज़ नहीं है उसको साइड से रिमूव कर देना। नेक्स्ट है सेट इन ऑर्डर, यानी उसको ऑर्डर में रखना। नेक्स्ट है साइन, यानी उसको साफ़ सुथरा रखना, क्लीन करना। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज, यानी जो भी हमारा 5S सिस्टम है उसको लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना। लास्ट है सस्टेन, यानी जो भी ये सिस्टम्स है उसको सस्टेन करना, कंटिन्यू लागू रखना। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज HSE पॉलिसी, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है HSE पॉलिसी क्या होता है, तो आपको इसका ऐसे आंसर करना है, HSE पॉलिसी इज ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एंड टेक केयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। यानी कि HSE पॉलिसी एक रिटन स्टेटमेंट है
जिसमें कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट द्वारा ये वादा किया जाता है, ये कमिटमेंट किया जाता है कि जो भी इम्प्लॉइज़ हमारे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके हेल्थ एंड सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे। तो ये एक तरीके का रिटन स्टेटमेंट होता है, ये एक वादा होता है, कमिटमेंट होता है कंपनी के द्वारा। HSE पॉलिसी 3 पार्ट्स में होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा ISO 45001 2018 क्लाउज 5.2 में। तो सबसे पहला पार्ट है जनरल स्टेटमेंट। इसमें ये बताया जाता है कि क्या किया जाएगा, यानी कि टारगेट क्या है। जैसे कि 0 एक्सीडेंट ये एक टारगेट है, तो सबसे पहला पार्ट है उसमें टारगेट मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में सेकेंड पार्ट में ये बताया जाता है कि कौन क्या करेगा, यानी जो भी टारगेट है उसे अचीव करने के लिए किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। थर्ड है अरेंजमेंट्स, यानी जो भी हमने टारगेट फिक्स किया उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, ये आपका थर्ड पार्ट में मेंशन होता है। तो ये 3 पार्ट में होता है HSE पॉलिसी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज HSE प्लान। HSE प्लान क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ आप देख सकते हैं। HSE प्लान इज ए प्लान टू अचीव द कमिटमेंट ऑफ HSE पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ HSE प्लान इज टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स बाई आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड हैजार्ड इन ईच टास्क एंड अप्लाइंग सुटेबल कंट्रोल मेजर्स। यानी कि HSE प्लान एक ऐसा प्लान है जिससे कि जो भी HSE पॉलिसी में कमिटमेंट किए गए हैं, जो वादे किए गए हैं, जो टारगेट फिक्स किया गया है कंपनी के द्वारा, उसे अचीव किया जाता है। HSE पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी वर्कर्स का सेफ्टी पॉइंट है, जो हैजर्ड्स हैं, जो रिस्क हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको सेफ्टी को सिक्योर किया जा सके। तो इसमें जो भी टास्क होते हैं, जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं अपने साइट पे, उन सभी में जो भी हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या कंट्रोल मेजर अप्लाई करना है, इसके लिए प्लान किया जाता है, उसे हम HSE प्लान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SOP, यानी कि SOP क्या होता है। सो SOP इज अ सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ टू परफॉर्म अ हैजर्डस वर्क सेफली। SOP का फुल नेम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOP एक रिटन इंस्ट्रक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कोई भी अगर हैजर्डस वर्क है उसको कैसे सेफली परफॉर्म करना है। तो SOP डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लो आपको कन्फाइंड स्पेस में जॉब करना है उसके लिए अलग SOP होगा, एक्सकवेशन करना है उसके लिए अलग SOP होगा। तो मान लो कि कन्फाइंड स्पेस में काफ़ी सारे हैजर्ड्स हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है स्पेसिफिक, उसके लिए SOP तैयार करेंगे। जैसे कि सपोज कि कन्फाइंड स्पेस में उसमें आपको 24 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें SOP में मेंशन होगा कि क्या क्या आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है इस एक्टिविटी के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आप इंस्पेक्शन करेंगे, वर्क करेंगे, जो भी टास्क करेंगे SOP के अकॉर्डिंग ही करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी किसी एक्टिविटी का वर्क का आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड, डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ, इवोल्यूएट द रिस्क एंड टेक एक्शन, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग एंड रिव्यू। सो फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड। तो सबसे पहले आपको हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना है, यानी जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जो भी आपके साइट पे जॉब हो रहा है उसमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं, सबसे पहले आपको ये पता करना है। नेक्स्ट है डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ। आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी आपने हैजर्ड फाइंड किए हैं, जो भी आपको हैजर्ड देखने को मिले हैं, उससे किसको नुकसान है और कैसे नुकसान है। सपोज़ कि आपके वर्क एट हाइट पे जॉब चल रहा है, तो कोई भी टूल्स या कोई भी इक्विपमेंट हाइट से गिर सकता है, तो ये एक हैजर्ड है। तो इससे किसको नुकसान है, तो जो भी यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे उनको नुकसान है, कैसे नुकसान है, उसको चोट लग सकता है गिरने से। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना है। थर्ड स्टेप है इवोल्यूएट द रिस्क एंड टेक एक्शन। आपने जो भी रिस्क, जो भी हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया है, उसमें कितना रिस्क है ये आपको आकलन करना है और उसके लिए आप कैसे एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। 4 है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपने फाइंडिंग किए हैं, जो भी आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई किया है, आपने रिस्क के लिए कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया, उन सभी को रिकॉर्ड करना है, रिटर्न में आपको मेंशन करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है। फिफ्थ है रिव्यू। एट द एंड आपको समय समय पे उसका रिव्यू करना है, ताकि अगर कोई वर्क में चेंज आया है, कोई नया इक्विपमेंट आया है, या वर्कर्स आपके चेंज हो गए या स्कोप चेंज हो गया काम का, तो वहाँ पे कुछ हैजर्ड्स अलग इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ रिस्क अलग इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये आपको देखना है और उसको रिव्यू करना है और उसको अपडेट करना है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, टू आइडेंटिफाई द करेक्टिव एक्शन, टू प्रिवेंट रीऑकरेंस, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट रीजन है टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट।
यानी जो भी दुर्घटना हुआ है किसी न किसी कारण से हुआ होगा, तो उस रूट कॉज को फाइंड करना है, इसका पहला रीजन है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट रियकरेंस। क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता था, इसके बारे में आपको फाइंड करना है, पता करना है, ताकि फ्यूचर में इस तरीके के एक्सीडेंट दोबारा ना हो। थर्ड है टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टिगेशन करना एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो इसको मीट करने के लिए भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट। एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए एक फार्मूला है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ LTI यानी लॉस्ट टाइम इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई मैन हावर्स वर्कड। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। टोटल नंबर ऑफ LTI यानी लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हमारा 2 हुए हैं, तो यहाँ पे हमने 2 मेंशन किया है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख, और टोटल हमारा जो काम हुआ है, वर्क हुआ है, वो 10 लाख घंटे हुए हैं, हावर्स हुए हैं, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आपका जो आंसर आया 2, तो ये जो 2 है ये फ्रीक्वेंसी रेट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सीडेंट सेवरिटी रेट। सेवरिटी रेट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल मैन डेज लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई मैन हावर्स वर्कड। तो टोटल मैन डेज लॉस्ट हमने यहाँ पे 7 मेंशन किया है, यानी 7 डेज हमारा लॉस हुआ है। 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, यानी हमारा जो टोटल काम हुआ है, वर्किंग आवर है, हमारा 10 लाख वर्क हुआ है, तो हमारा जो आंसर आता है 7, यह हमारा सेवरिटी रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी कमेटी मीटिंग। सेफ्टी कमेटी मीटिंग क्या होता है ये जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन दिया हुआ है। सेफ्टी कमेटी मीटिंग इज ए जॉइंट मीटिंग एमॉन्ग वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कंपनी मैनेजमेंट विच फोकस ऑन सेफ्टी इशूज़। यानी सेफ्टी कमेटी मीटिंग एक ऐसा मीटिंग है जिसमें कि सेफ्टी इशूज़ पे फोकस किया जाता है। तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग में कुछ वर्कर्स और कंपनी के मैनेजमेंट मिल के ये मीटिंग करते हैं। तो इनका रेशियो क्या होता है, तो एज़ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 41G जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी 50-50 का रेशियो होता है इस कमेटी मीटिंग में। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये दोनों इंडिकेटर सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। लीडिंग इंडिकेटर ये शो करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी कंपनी के मैनेजमेंट है वो एक्टिव मॉनिटरिंग कर रहा है, यानी दुर्घटना होने से पहले जो भी एक्शन लिए जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो एक्टिव मॉनिटरिंग में आता है। जैसे कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग, नंबर ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन, अगर ये ज़्यादा ट्रेनिंग हो रहे हैं, ज़्यादा इंस्पेक्शन हो रहे हैं, तो ये हमारा एक्टिव मॉनिटरिंग है। नेक्स्ट है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि जो भी मैनेजमेंट है वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग कर रहा है, यानी दुर्घटना के जो बाद एक्शन लिए जाते हैं वो आपका रिएक्टिव मॉनिटरिंग होता है। जैसे कि एक्सीडेंट रेट, यानी कि अगर एक्सीडेंट रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये आपका लैगिंग इंडिकेटर है। एब्सेंस और सिकनेस केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो ये आपका लैगिंग इंडिकेटर है। TLV यानी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ hazardous substance in the air in which worker can be exposed day after day for a working lifetime without adverse long time or short time health effect। यानी एयर में hazardous substance की इतनी मात्रा, इतनी कंसंट्रेशन, जिसमें कि अगर वर्कर काम करते हैं अपने पूरे वर्किंग लाइफ, तो उसमें किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा। यानी किसी भी गैस, केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस की इतनी कंसंट्रेशन, इतनी मात्रा, जिसमें कि वर्कर अपने पूरे वर्क लाइफ में जॉब करे बिना किसी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट के, तो उस केमिकल का जो कंसंट्रेशन होगा वो TLV कहलाएगा। नेक्स्ट TWA टाइम वेटेज एवरेज। तो TWA क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट इन द एयर इन विच वर्कर्स कैन बी एक्सपोज फॉर 8 आवर एंड 40 आवर्स इन अ वीक विदाउट एडवर्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट। यानी एयर में जो कंटामिनेंट्स हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसकी इतनी मात्रा, इतनी कंसंट्रेशन, जिसमें कि अगर वर्कर एक्सपोज होता है, वर्क करता है, तो 8 आवर्स पर डे और 40 आवर्स इन अ वीक अगर वो एक्सपोज हो रहा है तो उस पर कोई भी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा। यानी कोई भी केमिकल है, कोई भी गैस है, उसकी इतनी कंसंट्रेशन जिसमें कि वर्कर 8 आवर्स ए डे एंड 40 आवर्स इन अ वीक बिना किसी हेल्थ इफेक्ट के काम कर सके, उसे हम TWA बोलेंगे उस केमिकल का। जैसे कि अगर किसी इन्वायरमेंट में H2S की मात्रा 10 ppm है, तो कोई भी वर्कर 8 आवर्स इन अ डे एंड 40 आवर्स इन अ वीक जॉब कर सकता है बिना किसी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट के, उसके ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो H2S का जो ये 10 ppm है, ये H2S का TWA है। नेक्स्ट STEL यानी शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट क्या होता है अभी जानेंगे।
द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल एट विच वर्कर्स कैन बी एक्सपोज फॉर अप टू 15 मिनट्स विदाउट एडवर्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट। यानी कोई भी टॉक्सिक गैस हो, टॉक्सिक केमिकल हो, उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिसमें कि वर्कर 15 मिनट्स के लिए वर्क कर सके बिना किसी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट के। यानी अगर 15 मिनट तक वर्क कर ले रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उस केमिकल का, तो उस केमिकल का वह HTEL होगा। जैसे कि H2S का HTEL है 15 ppm। अगर H2S किसी इन्वायरमेंट में 15 ppm होगा तो आप 15 मिनट के लिए उस जगह पे काम कर सकते हो बिना किसी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट के। नेक्स्ट IDLH यानी इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। सो IDLH क्या है जानते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल और एयरबर्न कंटामिनेंट्स एट विच इफ वर्कर विल एक्सपोज देन इट विल पोजेज एन इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ। यानी कोई केमिकल या एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स उसकी इतनी कंसंट्रेशन जिसमें अगर वर्कर एक्सपोज होता है, वर्क करता है, तो उसके लाइफ को तुरंत नुकसान हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है। यानी इस कंडीशन में वर्कर्स को वर्क नहीं करना है उस इन्वायरमेंट में। जैसे कि H2S का IDLH है 100 ppm। अगर किसी इन्वायरमेंट में H2S 100 ppm पाया जाता है तो IDLH है, वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, उसमें तुरंत किसी की डेथ हो सकती है, किसी भी लाइफ को नुकसान हो सकता है। फ्लैश पॉइंट, आइए जानते हैं फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रोड्यूस फ्रॉम अ फ्लूइड विल इग्नाइट विद द प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स। यानी फ्लैश पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर है जिससे कि किसी भी फ्लूइड या फ्यूल का इतना वेपर प्रोड्यूस हो जो कि किसी भी इग्निशन सोर्स के होने पे इग्नाइट करे यानी जले। यानी कि कोई भी फ्लूइड जैसे कि पेट्रोल, डीजल या अदर कोई केमिकल, उसमें इतना टेम्परेचर दिया जाए जिससे कि वेपर प्रोड्यूस हो, और उस वेपर में अगर कोई भी इग्निशन सोर्स दिया जाए तो इग्नाइट करे यानी जले। जैसे कि हमारा डीजल है तो डीजल का फ्लैश पॉइंट है 54 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर डीजल में 54 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर मिलेगा तो इतना वेपर वो प्रोड्यूस करेगा कि अगर कोई भी इग्निशन सोर्स से दिया जाए तो फायर हो जाएगा, इग्नाइट करेगा। फ्लैश पॉइंट में आपको याद रखना है कि जो भी इग्निशन होगा या जो फायर होगा वो सस्टेन नहीं करेगा, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। एक छोटा सा स्पार्क हो सकता है, छोटा सा फ्लेम हो सकता है और फिर बुझ जाएगा। तो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए डीजल का जो फ्लैश पॉइंट है वो 54 डिग्री सेल्सियस है। नाउ फायर पॉइंट, फायर पॉइंट क्या होता है जान लेते हैं। सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रोड्यूस फ्रॉम अ फ्लूइड विल सस्टेन अ फायर इफ इग्नाइटेड विद द प्रेजेंस ऑफ एन इग्निशन सोर्स। यानी फायर पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर है जिससे कि कोई भी फ्लूइड में इतना वेपर प्रोड्यूस हो कि अगर कोई भी इग्निशन सोर्स उसे दिया जाए तो फायर सस्टेन करे एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड। यानी फायर पॉइंट में जो फायर लगेगा, जो इग्निशन होगा, वो 5 सेकेंड के लिए कम से कम जलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। यानी कोई भी फ्लूइड जैसे कि पेट्रोल, डीजल या अदर कोई केमिकल, अगर उसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं और वेपर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जो फायर होगा, जो इग्निशन सोर्स पे होगा, वो सस्टेन करेगा, वो कंटिन्यूस जलेगा कम से कम 5 सेकेंड्स के लिए। जैसे कि डीजल का फायर पॉइंट है 57 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर मिलता है तो जो इग्निशन होगा इग्निशन सोर्स पे, वो 5 सेकेंड के लिए सस्टेन करेगा। नाउ ऑटो इग्निशन, ऑटो इग्निशन को हम ऑटो इग्निशन टेम्परेचर या इग्निशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ फ्लूइड विल सडनली इग्नाइट विदाउट एनी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स। यानी ऑटो इग्निशन मिनिमम टेम्परेचर है जिससे कोई भी फ्लूइड सडनली बर्न कर जाए, फायर हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स के। यानी अगर हम बाहर से इग्निशन सोर्स नहीं भी दे रहे हैं, केवल टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो बर्न करेगा। जैसे कि डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 256 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर इतना टेम्परेचर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बर्न करेगा सडनली बिना किसी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स के। फायर हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट क्या होता है, फायर हाइड्रेंट किसे कहते हैं, तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। फायर हाइड्रेंट इज ए कनेक्शन पॉइंट बाय विच फायर फाइटर्स अटैच फायर वाटर होस फॉर फायर फाइटिंग। यानी फायर हाइड्रेंट एक कनेक्शन है जिससे कि फायर फाइटर्स अपना होस कनेक्ट करते हैं फायर फाइटिंग के लिए। टाइप्स ऑफ फायर हाइड्रेंट, अभी हम जानेंगे फायर हाइड्रेंट कितने तरह के होते हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किया हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है वेट हाइड्रेंट, सेकेंड है ड्राई हाइड्रेंट, थर्ड है कंट्रोलेबल हाइड्रेंट, फोर्थ है नॉन कंट्रोलेबल हाइड्रेंट, फिफ्थ है 2 वे हाइड्रेंट, सिक्स्थ है 3 वे हाइड्रेंट। तो ये सारे हाइड्रेंट के टाइप्स हैं, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। वेट फायर हाइड्रेंट, वेट फायर हाइड्रेंट कैसा होता है फिगर में देख पा रहे हैं। वेट फायर हाइड्रेंट में जो बैरल होता है वो हमेशा वाटर से चार्ज होता है। बैरल हम इस पार्ट को बोलते हैं, ये हमेशा वाटर से चार्ज होता है। इसे हम यूज़ करते हैं हॉट क्लाइमेट में। नेक्स्ट है ड्राई फायर हाइड्रेंट। ड्राई फायर हाइड्रेंट कैसा दिखता है आप फिगर में देख पा रहे हैं। इसमें जो बैरल होता है वाटर से चार्ज नहीं होता है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो बैरल है वो चार्ज नहीं है,
जो भी ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर बैरल में पानी नहीं होता है। इसे हम यूज़ करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। कोल्ड क्लाइमेट में ड्राई हाइड्रेंट क्यों यूज़ होता है, इसके पीछे एक रीज़न है। जब भी हम वाटर को कोल्ड एरिया में कोल्ड क्लाइमेट में रखते हैं तो फ्रीज होता है, बर्फ़ बन जाता है। तो ऐसे ही अगर बैरल में पूरा पानी फिल होगा, ग्राउंड के अबव वाटर होगा, तो कोल्ड की वजह से वो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है रिलीज नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा जब भी फायर फाइटर्स उसे यूज़ करेंगे। तो ऐसे में फायर एक्सटिंग्विश हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा था वेट फायर हाइड्रेंट में जो बैरल में वाटर है वो ग्राउंड के अबव है, क्योंकि यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, ये फ्रीज नहीं हो सकता। लेकिन जो ड्राई हाइड्रेंट है उसमें ग्राउंड के ऊपर वाटर आपको नहीं दिखेगा, जो बैरल है टोटली इम्पेटी होगा, इसकी वजह से इसमें जो वाटर है फ्रीज नहीं होगा और इजीली हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, वाटर को फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलेबल फायर हाइड्रेंट। कंट्रोलेबल फायर हाइड्रेंट में जो वाटर का फ्लो है हम वाल्व के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहें तो वाल्व से वाटर के फ्लो को स्लो कर सकते हैं या हाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन कंट्रोलेबल फायर हाइड्रेंट। नॉन कंट्रोलेबल फायर हाइड्रेंट में कोई भी वाल्व नहीं दिया होता है जिससे कि आप वाटर फ्लो कंट्रोल कर पाएँ। इसमें वाटर फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई वाल्व अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है टू वे फायर हाइड्रेंट। टू वे फायर हाइड्रेंट का मतलब कि जो भी हाइड्रेंट हो उसमें 2 आउटलेट्स हों। अगर किसी हाइड्रेंट में 2 आउटलेट्स हैं उसे हम टू वे हाइड्रेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है 3 वे फायर हाइड्रेंट। अगर किसी हाइड्रेंट में 3 आउटलेट्स हैं, 3 आउटलेट्स हैं, उसे हम 3 वे फायर हाइड्रेंट बोलेंगे, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये 6 प्रकार के फायर हाइड्रेंट हैं जिसे कि आपने देखा। कलर कोड ऑफ वेब सीलिंग। आपने देखा होगा जो वेब सीलिंग होते हैं काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, तो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है इन कलर्स का मतलब क्या है। तो अगर कोई वेब सीलिंग वायलेंट कलर का है तो इसे आप 1 टन का लोड उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है ग्रीन। अगर कोई भी वेब सीलिंग ग्रीन कलर का है तो उससे आप 2 टन का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। अगर येलो है तो आप 3 टन का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। अगर ग्रे है तो आप 4 टन तक का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं। अगर रेड है तो 5 टन तक का लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं। अगर ब्राउन है तो आप 6 टन तक का लोड उससे लिफ्ट कर सकते हैं। अगर ब्लू है तो आप 8 टन का लोड उससे लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर ऑरेंज है तो 10 से 12 टन तक आप उससे लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कलर कोड का मतलब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट SWL ऑफ वेब सीलिंग। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है अगर कोई वेब सीलिंग है तो उसका सेफ वर्किंग लोड कैसे मालूम करेंगे, कैसे हम जानेंगे कोई वेब सीलिंग कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। तो सबसे पहला एक कलर कोड जो कि अभी हमने पीछे वीडियो में देखा था। तो अगर कलर देखते हैं आप तो आपको मालूम हो जाएगा कितना लिफ्ट कर सकते हैं किसी वेब सीलिंग से कलर कोड के अकॉर्डिंग। सेकेंड है जो वेब सीलिंग है उस पर टैग दिया होगा, उसमें लिखा होगा कितना लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं, यानी सेफ वर्किंग लोड कितना है इस पर आपको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है आपने देखा होगा जितने वेब सीलिंग होते हैं सब पे इस तरीके के धागे दिए होते हैं ब्लैक कलर के, तो इनसे भी हम जान सकते हैं कि वेब सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड कितना है। वेब सीलिंग पे जितने धागे दिए होंगे उतने टन का लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं, यानी उतना उसका SWL है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 धागे दिए हुए हैं, तो यानी कि इस बेल्ट से इस वेब सीलिंग से 3 टन तक का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं, यानी इसका SWL 3 टन है। तो जितने धागे दिए होंगे उतने टन तक का लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं, इसे हम पता कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग साइकिल, यानी लिफ्टिंग साइकिल कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है डी साइकिल और सेकेंड है बो साइकिल। तो ये डी साइकिल और बो साइकिल क्यों बोलते हैं, ये बोलते हैं इनके शेप के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये जो फर्स्ट साइकिल है आपका ये डी शेप में है तो इसे हम डी साइकिल बोलते हैं, और जो सेकेंड है आपका बो शेप में है तो इसे बो साइकिल बोलते हैं। तो इसका जो शेप एंड साइज है इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है 2 तरीकों में। सबसे पहला है डी साइकिल और सेकेंड है बो साइकिल। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ साइकिल। लिफ्टिंग साइकिल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ये जो आपका पोर्शन है इसे हम क्राउन या बो बोलते हैं। सेकेंड आपका ये जो आपका दिख रहा है पिन, इसे पिन हेड बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका जो ओपनिंग है, इसका जो डिस्टेंस है इसको हम जॉ बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ये जो दिख रहा है जिसमें आपका पिन हुक किया गया इसे हम ईयर बोलते हैं। और ये जो आप लंबा सा देख रहे हैं ये तो पिन है। और नेक्स्ट है यहाँ पे शोल्डर। तो ये इसके पार्ट्स हैं साइकिल्स के, वो डी साइकिल हो या बो साइकिल हो दोनों के पार्ट्स सेम होते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न पॉइंट्स ऑन साइकिल। साइकिल्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए होते हैं, उसका क्या क्या मतलब होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे WLL यानी वर्क लोड लिमिट। तो सबसे पहले आपका WLL मेंशन होता है कि इस डी साइकिल का या बो साइकिल का कितना वर्क लोड लिमिट है, ये आपको देखने को मिलेगा।
सेकेंड है आपका एंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 डिग्री यहाँ पे एंगल मेंशन होता है। उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरर, जो भी कंपनी से मैन्युफैक्चर किया है उसके बारे में उसका नाम यहाँ पे मेंशन होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रॉस बाई, तो क्रॉस बाई द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। नेक्स्ट आपको अगेन एंगल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको इसका डायमीटर देखने को मिलेगा, कितने डायमीटर का ये है, डिसेकल या बोसेकल। जैसे यहाँ पे 1 देख रहे हैं तो 1 इंच का है ये, तो यहाँ पे डायमीटर मेंशन रहता है। नेक्स्ट है आपका बैच कोड, जैसे देख पा रहे हैं P50, ये आपका बैच कोड है। नेक्स्ट यहाँ पे एक मार्क होता है चेक मार्क, इससे पता ये चलता है कि जो ये डिसेकल है या बोसेकल, इसे चेक किया गया है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। जब भी इसे मैन्युफैक्चर किया गया उसके बाद इसका चेक किया गया है, तो यहाँ पे अगर टिक मार्क है तो ये चेक्ड है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होता है डिसेकल पे या बोसेकल पे। स्काफोल्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A scaffold is an elevated temporary working platform used to support main material and tools during construction or maintenance work at height more than 1.8 मीटर। यानी स्काफोल्ड एक टेम्पोररी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज़ करते हैं मेन मटेरियल और टूल्स को सपोर्ट करने के लिए। कब? जब भी हम 1.8 मीटर से अबव कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क या मेंटेनेंस वर्क करते हैं तब। हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस इन स्काफोल्डिंग, अभी हम जानेंगे स्काफोल्डिंग में क्या क्या हजार्ड्स हैं, क्या क्या खतरे हैं, उनके रिगार्डिंग हम क्या प्रिकॉशंस सावधानी ले सकते हैं। तो स्काफोल्डिंग में कॉमन हजार्ड है फॉल ऑफ पर्सन, यानी व्यक्ति के हाइट से गिर जाना। जब भी कोई व्यक्ति हाइट पे वर्क कर रहा है, कोई वर्कर स्काफोल्डिंग पे वर्क कर रहा है, तो वहाँ से वो फॉल हो सकता है, गिर सकता है। फॉल ऑफ मटेरियल, अगर स्काफोल्डिंग के समय कोई वर्क हो रहा है या स्काफोल्डिंग एरेक्शन हो रहा है तो मटेरियल फॉल कर सकता है। थर्ड है कोलैप्स ऑफ स्काफोल्ड, अगर स्काफोल्ड का स्ट्रक्चर सही नहीं है, मटेरियल सही नहीं है तो स्काफोल्ड कोलैप्स कर सकता है। फोर्थ है इम्प्रॉपर एक्सेस, यानी आने जाने का रास्ता अगर सही नहीं है, ये भी एक हजार्ड है। फिफ्थ है ओवरहेड पावर लाइंस, अगर किसी भी स्काफोल्डिंग के ऊपर पावर लाइंस जा रहा है एबव हेड तो हमारा हजार्ड है, एक खतरा है। हजार्ड्स और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सबसे पहला है प्रॉपर पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस, लाइफ लाइन, एंकरिंग पॉइंट, ये सब सही होना चाहिए। सेकेंड है अवॉइड लूज मटेरियल ऑन द वर्किंग प्लेटफॉर्म, जो भी आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लूज मटेरियल नहीं रखना है ताकि वो गिरे ना, गिरने से बचे, किसी को चोट ना लगे। थर्ड है एडिक्वेट गार्ड रेल सिस्टम, जो भी टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड है ये आपका एडिक्वेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। यूज़ साउंड एंड स्टैंडर्ड मटेरियल एंड ग्राउंड शुड बी स्ट्रॉन्ग, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, और जो आपका ग्राउंड है इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जो स्काफोल्डिंग का लोड है उसे संभाल सके, बियर कर सके। नेक्स्ट है इंगेज कम्पिटेंट पर्सन एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग, जो भी आप एरेक्शन का वर्क करें स्काफोल्डिंग का या डिसमेंटल का, वहाँ पे कम्पिटेंट पर्सन को इंगेज करना है और उन सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। सिक्स्थ है प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, प्रॉपर आपके पास एक्सेस और एग्रेस होना चाहिए। मेंटेन सफिशिएंट स्पेस और डिस्टेंस फ्रॉम पावर लाइंस, जो भी ओवरहेड पावर लाइन से उनसे पर्याप्त दूरी बना के रखना है। टाइप्स ऑफ स्काफोल्ड, ओसा के अकॉर्डिंग स्काफोल्ड के 10 टाइप्स हैं, 10 प्रकार के हैं, जो कि अभी हम जानेंगे। सबसे पहला है एरियल लिफ्ट, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। एरियल लिफ्ट एक व्हीकल माउंटेड प्लेटफॉर्म है। सेकेंड है बोट्समैन्स चेयर, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इस स्काफोल्ड से, इस प्लेटफॉर्म से आप नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग, क्लीनिंग। नेक्स्ट है कैटेनरी स्काफोल्ड, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इस स्काफोल्ड में एक ब्रिज की तरह प्लेटफॉर्म रहता है, टेम्पोररी प्लेटफॉर्म, जो कि वायर से हैंग रहता है। नेक्स्ट है क्रॉलिंग बोर्ड, जिसे हम चिकन लेडर भी बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो वुडन प्लेटफॉर्म है, ये क्रॉलिंग बोर्ड है। ये भी एक तरह का स्काफोल्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं स्लोपिंग रूफ पे। फ्लोट स्काफोल्ड, इसे आप सस्पेंडेड स्काफोल्ड भी बोल सकते हैं, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। लैडर जैक स्काफोल्ड, ये फिगर में देख रहे हैं, जिस पे लैडर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसे आप जैक से एडजस्ट कर सकते हैं एबव और डाउन। निडल बीम स्काफोल्ड, आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये निडल बीम स्काफोल्ड है। इसमें आप एक बीम से सपोर्ट लेते हैं और एक तरफ से आप हैंग करके रखते हैं इसको, इसे हम बोलते हैं निडल बीम स्काफोल्ड। सेकेंड है सेल्फ कंटेंट एडजस्टेबल स्काफोल्ड, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसका हाइट को। नेक्स्ट है सिंगल और 2 पॉइंट सस्पेंशन स्काफोल्ड, जो कि फिगर में देख पा रहे हैं। ये स्काफोल्ड 2 पॉइंट से सस्पेंडेड है, तो इसे हम 2 पॉइंट सस्पेंशन स्काफोल्ड बोलेंगे। अगर 1 पॉइंट से होता है तो सिंगल पॉइंट सस्पेंशन स्काफोल्ड बोलते हैं। लास्ट है सपोर्टेड स्काफोल्ड, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये है सपोर्टेड स्काफोल्ड। स्काफोल्डिंग रिक्वायरमेंट, सो एज पर ओसा स्टैंडर्ड स्काफोल्डिंग के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अभी हम जानेंगे।
सो एज पर 1926451 G1 जो भी अगर इम्प्लॉयज़ है या वर्कर है किसी भी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे जो कि 10 फीट एबव है ग्राउंड लेवल से, अगर वहाँ पे वर्क कर रहा है तो उसे गिरने से बचाने के लिए गार्ड रेल या फॉल अरेस्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट एज पर 1926451 G4 सेकेंड जो टॉप रेल का हाइट होगा वो 48 इंच टू 45 इंच होगा, यानी 0.9 मीटर टू 1.2 मीटर। नेक्स्ट एज पर 1926451 G4 15 जो भी हम टॉप रेल के लिए अगर क्रॉस ब्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसका हाइट होगा 38 इंच टू 45 इंच। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रॉस ब्रेसिंग यूज़ किया गया है टॉप रेल के जगह पे, तो इसका जो हाइट होगा 38 इंच से लेके 48 इंच तक होगा। नेक्स्ट एज पर 1926451 G4 जो मिड रेल होगा वो टॉप रेल के हाफ पे होगा। नेक्स्ट एज पर 1926451 A1 and 3 जो भी स्काफोल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं जो कि स्काफोल्डिंग में यूज़ हो रहे हैं उनकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो भी स्काफोल्डिंग का लोड है या जो भी उस पर लोड रखा जाएगा उसका 4 टाइम्स लोड स्काफोल्डिंग कंपोनेंट बियर कर सके, संभाल सके, और अगर सस्पेंडेड स्काफोल्ड है तो 6 टाइम्स संभाल सके।